Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fiza Sana and I am here for teaching geography for class 7. जैसा कि आपको पता है हम प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा उसको हम पीछे से देखते हैं, उसका ओवरव्यू लेते हैं कि हम बेसिकली पढ़ रहे थे दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेयर, यानी आपकी जो ज़मीन की फ़ज़ा है उससे हमने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखना था कि उस एटमॉस्फेयर में, उस फ़ज़ा के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें हमने देखा 3 चीज़ें बेसिकली हम लेकर चले थे। द वन इज़ रेगुलर गैस, ठीक है, और उसके बाद हमने उसके अंदर नंबर 2 पे देखा था वेरिएबल गैसेस, ठीक है, और नंबर 3 पे हम लोग लेकर गए थे पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स को, जिसको हम पोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट्स हमारे आ गए थे। अब हमने इन तीनों को बहुत अच्छी तरह इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक चीज़ हमारी जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो रह गई थी, दैट इज़ वाटर वेपर्स, ठीक है। वाटर वेपर्स बेसिकली आपके आते हैं वेरिएबल गैसेस के अंदर, ठीक है। वेरिएबल केसेस के अंदर हम पढ़ते हैं वाटर वेपर्स को इन डिटेल, हम देखते हैं वाटर वेपर्स क्या हैं। बेटा पेज नंबर 28 है आपकी बुक का, ठीक है, इसके ऊपर आप आ जाएं। वाटर वेपर्स क्या हैं जी? वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ गैस अमंग द वेरिएबल गैसेस। वाटर वेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. Water vapors not only absorb heat but also help in transferring heat from one place to another. वो कहते हैं वाटर वेपर्स जो हैं वो गैस की शक्ल के अंदर आपकी एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। वेरिएबल गैसेस के अंदर जो आपके वाटर वेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं या अहम हिस्सा है इसका। वाटर वेपर्स बेसिकली होते क्या हैं? अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आपने जूनियर क्लासेस में एवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा कि जो पानी है किसी भी शक्ल में, अगर ज़मीन के ऊपर पानी है, वो क्या होता है जब उस पर सूरज की जो है वो हरारत पड़ती है, हीट आती है, शुआएं पड़ती हैं, तो वो पानी बुखारात की सूरत में एवेपोरेट होकर आपकी कंडेंसेशन का प्रोसेस करता है, बादलों के अंदर लॉक हो जाता है या एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर लॉक हो जाता है, उससे बादल बनते हैं। दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। अगर हम इसको जल्दी से एक छोटी से डायग्राम में देखें तो आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर है, ठीक है, यहाँ से आपकी सूरज की जो शुआएं हैं वो बेसिकली इसके ऊपर रेस पड़ रही हैं। यहाँ से क्या हो रहा है कि आपके जो वाटर वेपर्स हैं वो वेपोरेट हो रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं और फिर आपके कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है और बाद में यही वाटर वेपर्स पानी की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, स्नो की शक्ल में ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। इज इट क्लियर? आगे देखें तो यहाँ पे वो कहता है कि जो वाटर वेपर हैं ये आपकी एटमॉस्फेयर में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। वाटर वेपर्स ना सिर्फ आपकी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि वो हीट के एक जगह से दूसरी जगह भी लेके, हम कहते हैं बादल जा रहे हैं, कभी देखे बादल जाते हुए? अब वो क्या हो रहा होता है, वो बादल बेसिकली जो कंडेंसेशन का प्रोसेस उसमें हुआ हुआ है वाटर वेपर से, वो क्लाउड्स बन गए हुए हैं। वो क्लाउड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं और वो क्या करते हैं कि वो हीट को एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र करते हैं। हम देखते हैं जी कि सुबह इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी और शाम तक क्या हुआ, लाहौर में बादल आ गए। अब वो सारा क्या हो रहा है, वो कंडेंसेशन का प्रोसेस है जो बेसिकली आपका वहाँ से ट्रैवल करता हुआ अदर सिटीज़ के अंदर आ रहा है। इफ़ वाटर वेपर्स आर नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर देयर विल बी नो क्लाउड एंड रेन। अगर आपकी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मौजूद नहीं होंगे तो ना तो आपकी वाटर वेपर्स नहीं है तो क्या होगा, बादल भी नहीं बनेंगे, ना बादल बनेंगे और ना बारिश होगी। सो वाटर वेपर्स का बहुत अहम रोल है आपकी एटमॉस्फेयर में। The system of life depends on water vapors. Earth absorbs heat from the sun. Due to this heat, the water of ocean and other water bodies change it into vapors by vaporization. ये मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी लाइफ है वाटर वेपर्स जो हैं उसके ऊपर लाइफ जो है वाटर वेपर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि ये वाटर वेपर्स जो हैं ये बेसिकली हीट जब सन की पड़ती है तो वो पानी के बुखारात बनते हैं, गैसेस बनती हैं और वो वाटर वेपर्स वेपोरेट होते हैं और आपकी एटमॉस्फेयर में जाके लॉक हो जाते हैं
और एयर के अंदर शामिल होने के बाद उनकी जो क्वांटिटी है जब वो इंक्रीज़ होती है, कंडेंसेशन का प्रोसेस प्रॉपर भर जाता है, बादल अपने अंदर प्रॉपर वाटर वेपर्स को लॉक कर लेता है और उसको एक प्रॉपर हीट मिलती है, तो वही वाटर वेपर्स रेन के ज़रिए ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। तो ये एक सर्कल है जो बेसिकली चल रहा है। ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर द इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड कोल्डनेस रिमेन्स मॉडरेट। अगर आपकी फ़ज़ा के अंदर ये वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं तो आपकी जो उस इलाके का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली गर्मी और सर्दी दोनों के अंदर मॉडरेट होता है। तो अगर इसको हम लिंक करें, जो इलाके समंदर के करीब होते हैं, यानी जो साहिल समंदर पर होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है। वजह यही है कि क्योंकि पानी करीब होता है, दिन के वक्त वहाँ पर सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो शुआओं के ज़रिए वाटर वेपर्स ऊपर लॉक होते हैं और हर वक्त वहाँ पर जो है वो एक मोतदल सा, मॉडरेट सा, बैलेंसिंग काइंड ऑफ टेम्परेचर जो है वो रहता है, चाहे आपकी सर्दी है या गर्मी है। यहाँ पे ये बेसिकली वाटर वेपर्स आपका बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इन्हीं वाटर वेपर्स के अंदर आपके पोल्यूटेंट्स जो हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। जब आपका वाटर वेपर बुखारात बनकर ऊपर जा रहा होता है तो वह बेसिकली उसके अंदर जो है वो एयर भी शामिल हो रही होती है, आपके पोल्यूटेंट्स के ज़रिए वो सारी वो भी लॉक हो रही होती है। और अक्सर आपकी जो है वो हवा वो जब कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सीड हो जाती है उसके अंदर अमाउंट उसकी, तो वाटर वेपर्स की जो ज़मीन पर वापसी है यानी रेन की सूरत में, तो वो एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये थोड़ी सी स्किन के लिहाज से जो है वो बारिश अच्छी नहीं है। इवन प्लांट्स के लिए भी, वो एनिमल्स के लिए भी वो रेन अच्छी नहीं होती क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो गैसेस मौजूद हैं, जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो हमने आज कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हम पार्ट शुरू करें हैं दैट इज़ द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम देखने लगे हैं, जैसे कि हमने डेन्यूडेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में देखा था ज़मीन के नीचे की लेयर्स, आज हम देखने लगे हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर की लेयर्स, यानी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो अहम लेयर्स आपकी आती हैं, द नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर आ गई। फिर आपकी आती है जी नंबर 2 पे स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। उसके बाद आपके आ गई है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज थर्मोस्फेयर। नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, इसको आपने ध्यान से याद करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये लेयर्स जो बेसिकली एक पूरी एटमॉस्फेयर को बना रही हैं, इन लेयर्स का रोल क्या है, क्या काम है इन लेयर्स का, वो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी ट्रोपोस्फेयर। The layer near the surface of Earth is troposphere. It is necessary for all kinds of living things on Earth. All activities on Earth are due to it. अब वो कहते हैं कि जी ये अगर हम देखें तो ये अगर हमारी बेसिकली सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ है जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कहते हैं दिस इज़ आवर सरफेस ऑफ अर्थ, तो जो इससे करीब तरीन आपकी जो बनती है लेयर वो है आपकी, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हम उसको देखते हैं तो ये आपकी लेयर बनती है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो ज़मीन से 0 to 16 किलोमीटर है, यानी अगर आप अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो जो आपको पहली लेयर मिलती है एटमॉस्फेयर की दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। और वो कहते हैं कि तमाम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या जितनी भी अर्थ के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो सारी की सारी इसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं डायरेक्टली। ऑल क्लाइमेट चेंजेस अपीयर इन दिस लेयर। आपके क्लाइमेट में जितने भी चेंज आ जाते हैं, ठीक है, आज जो है वो क्लाइमेट गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, बारिश हो गई, ठीक है, ये सारी चेंजिंग्स जो हैं क्लाइमेट की वो किसके अंदर हो रही हैं, आपकी ट्रोपोस्फेयर में हो रही हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाए ऑल क्लाइमेटिक चेंजेस अपीयर इनटू फॉर एग्जांपल क्लाउड फॉर्मेशन। आपके बादल कहाँ बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। फिर रेन, विंड, हीट,
ये सारी चीज़ें भी किसके अंदर क्लोज हो रही हैं, ट्रोपोस्फेयर में। यहाँ तक के सारे मामलात जो हैं वो ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी डायरेक्टली आपको ऊपर से फ़ज़ा से नीचे चीज़ें मिलती हैं वो कहाँ से आ रही होती हैं, आपके ट्रोपोस्फेयर से। These changes provide a moderate environment to Earth. The gases, water vapors and dust particles of atmosphere are present in this layer. आपकी ज़मीन से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं पोल्यूटेंट्स की फॉर्म के अंदर, वो सारे के सारे इसी लेयर के अंदर लॉक होते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर इन अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज अबाउट -60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसकी अपर लेयर को देखते हैं, यानी यहाँ पर ये वाली जो लेयर है बेसिकली, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ अबाउट -60 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विद हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, जब तक कि अगली लेयर शुरू नहीं हो जाती स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, वहाँ तक इसका टेम्परेचर ऊपर जाने से क्या होगा, कम होता जाएगा, माइनस में जाता जाएगा। इट इज़ प्रेजेंट अबाउट 16 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़ीरो से आप ऊपर 16 किलोमीटर पे जाएंगे तो यहाँ पे ये स्टार्ट होती है और इसके बाद आगे कहाँ तक है ये हम अभी आपको बताएंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी सेकेंड लेयर, ट्रोपोस्फेयर मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली आपकी इसके ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है जी, और स्ट्रेटोस्फेयर की जो आपकी हाइट है वो अगर आप देखेंगे तो 16 किलोमीटर से ये स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाती है, दैट इज अबाउट 50 किलोमीटर्स। इज इट क्लियर? ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो अगर जाती हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे 50 किलोमीटर तक, तो आपकी सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर शुरू होती है, दैट इज stratosphere. This layer is present above the troposphere. In this layer the temperature rises with height instead of decreasing. अब अगर मैंने आपको ये पीछे जल्दी से चले जाएं, मैंने अभी आपको बताया कि आप ट्रोपोस्फेयर में जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में उलट हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, जितना आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ता जाएगा। ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे एंड होती है और स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है, वहाँ से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। मीन्स वहाँ पे आपको दर्जा हरारत ज़्यादा मिलेगा, गर्म मिलेगा। और जिस तरह आप स्ट्रेटोस्फेयर पे ऊपर जाते जाएंगे आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। एट इट्स बाउंड्री टेम्परेचर रीचेज अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसकी बाउंड्री पे देखें तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे तो माइनस में था ना बेटा ट्रोपोस्फेयर के अंदर, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपकी 60 यानी माइनस से वो आगे 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 वो माइनस ख़त्म होता होता प्लस में चला जाएगा। तो जहाँ पे वो कहते हैं अगर बाउंड्री लाइन हम देखें तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाती है। यहाँ पे अब गर्मी का अगर हम शिद्दत का अंदाज़ा करें तो अभी इतना नहीं हुआ कि पिघलना शुरू हो जाए, बल्कि वो माइनस यानी वो ठंडी जो थी वो जमी हुई एटमॉस्फेयर थी, अब वो थोड़ी सी नॉर्मल एटमॉस्फेयर में चेंज हो रही है। आगे देखें, ह्यूज अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पर ओजोन गैस आपकी अभी हमने पीछे लेक्चर में पूरी डिटेल में ओजोन गैस पढ़ी है, राइट। O3 जहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है, जो कि आपकी सन रेज को फिल्टर कर कर ज़मीन तक लेकर आती है। अबव ट्रोपोस्फेयर दिस लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर बिगेन्स फ्रॉम 16 किलोमीटर्स एंड एंड्स एट 50 किलोमीटर्स। ट्रोपोस्फेयर के बाद ये 16 किलोमीटर्स पे स्टार्ट होकर 50 किलोमीटर्स पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आ जाती है जी आपकी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर का क्या है जी, मीजोस्फेयर आपकी आगे मज़ीद इससे ऊपर जाएं आप, ठीक है, तो आपकी स्टार्ट हो रही है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है ये बेसिकली आपकी 50 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स है, ठीक है जी। दिस लेयर इज प्रेजेंट अबव स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो फिर स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म हुई और अगली लेयर हमारी शुरू हो रही है, दैट इज़ मीजोस्फेयर। टेम्परेचर यहाँ पर फिर कम होना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। अब गौर से याद रखना है आपने कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, माइनस में जा रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है, फिर बढ़ना शुरू हो गया, प्लस में आने लग गया। और मीजोस्फेयर के अंदर फिर वो क्या होने लग गया है, डिक्रीज होने लग गया है, माइनस में जाने लग गया है। और अब ये ट्रोपोस्फेयर की निस्बत ज़्यादा माइनस में चला जाएगा। कितना जाएगा वो देखते हैं। At the boundary of mesosphere, the temperature of air reaches about -100 सेंटीग्रेड। वो कितना था, सिर्फ आपका -60, यहाँ पे कितना हो गया, -100, ठीक है। Here the gases of air and the other particles are in minimum amounts। यहाँ पर जो है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा हो गया है, तो यहाँ पे जो गैसेस हैं हवा के अंदर और पार्टिकल्स जो हैं
वो बहुत कम अमाउंट में है, और वैसे भी एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से काफ़ी ज़्यादा ऊंची चली गई है, तो यहाँ पर आपके पोल्यूटेंट्स या एयर पार्टिकल्स आपको बहुत कम मिलते हैं, और गैसेस भी बाकी लेयर्स की निस्बत यहाँ पर कम है। उसके बाद दिस लेयर इज़ फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर्स इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पर जो लेयर की आपको मैंने अभी लिख के दी है, दैट इज़ 50 to 80 किलोमीटर्स इसकी थिकनेस जाती है, और कॉन्टीन्यूसली आप जितना ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। द लास्ट वन इज़ थर्मोस्फेयर। नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, थर्मो मीन्स गर्म, ठीक है, थर्मल, थर्मो, हम इसको गर्म चीज़ों से इसको जो है वो करते हैं। थर्मो मीन्स गर्म चीज़। गर्म का मतलब यानी फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे अब क्या हो गया, टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हुआ। अब यहाँ से आप अगर जाते हैं 80 किलोमीटर से ऊपर, जितनी भी आपकी बाकी एटमॉस्फेयर है, दैट इज थर्मोस्फेयर। इज इट क्लियर? अच्छा जी, थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर टू द फाइनल बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि फाइनल जहाँ पर आपकी एटमॉस्फेयर ख़त्म हो रही है 80 से लेकर आगे एंडिंग तक वो आपकी क्या चल रही है, थर्मोस्फेयर चल रही है। इन दिस पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, जितना जितना आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और एट हाइट ऑफ 350 किलोमीटर्स। अब यहाँ गौर करें कि आप 80 किलोमीटर से शुरू हुए हैं और ऊपर 350 किलोमीटर्स तक अभी आपका थर्मोस्फेयर ही चल रहा है, यानी एटमॉस्फेयर अभी आपकी 350 किलोमीटर भी ख़त्म नहीं हुई। तो 350 किलोमीटर्स पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, यानी अगर वहाँ पे कोई अगर लिविंग बीइंग रहता होगा तो उसका तो रोस्ट बन जाएगा, यानी इतने ही टेम्परेचर वहाँ पे उसका इंक्रीज़ हो चुका होता है। यहाँ पे ये आपकी लेयर्स हैं जो बेसिकली हमने इन डिटेल देख ली हैं, और इन लेयर्स के अंदर क्या मौजूद है मैंने आपको बता दिया कि ट्रोपोस्फेयर में क्या है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपकी ओजोन आ जाती है, मीजोस्फेयर के अंदर लेयर्स बहुत कम हो जाती हैं, और थर्मोस्फेयर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर जिसके अंदर बेसिकली आपका टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि वहाँ पे कोई चीज़ जो है वो ऐसा सर्वाइव कर ही नहीं सकती। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद हम देखने लगे डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत एक रैंडम सा क्वेश्चन होता है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है बेटा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होगा। इससे कभी भी आपसे कोई पूछे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम वेदर की बात अगर करते हैं आम जुबान में, मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ तो वेदर बेटा डेली बेसिस पे चेंज हो जाता है। हम कहते हैं लाहौर का वेदर आज रेनी है, बारिश हो रही है, ठीक है, और सुबह रेनी है लेकिन शाम में रेनी नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो कंडीशन होती है आपके मौसम की कैफियत होती है फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, दैट इज वेदर। अभी क्या है, सनी है, हो सकता है रात के अंदर जो है वो क्लाउडी हो जाए, बादल आ जाए, रात में रेनी हो जाए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। सुबह में बारिश हुई है, सुबह रेनी था, आप 12 बजे बाहर निकले तो सनी हो गया, सो इट्स रेनी, इट्स क्लाउडी, इट्स सनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिकली ये वाला जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी भी मौसम का हाल है वो हमारा क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। और ये हर इलाके का डिफरेंट हो सकता है कि हम इस्लामाबाद वाले बैठ के अभी कह रहे होंगे जी कि हाँ जी वहाँ पे तो जी क्लाउडी है, और हम कह रहे हैं इट्स सनी। मुल्तान वाले कह रहे होंगे इट्स टोटली हॉट वेदर, तो बहुत ही गर्म है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है क्योंकि हर इलाके के अकॉर्डिंग, हर शहर के अकॉर्डिंग, हर इलाके के अकॉर्डिंग शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, थोड़े कम टाइम के लिए जो एक वेदर कंडीशन, एक मौसम की कैफियत रहती है, दैट इज कॉल्ड वेदर। इज इट क्लियर? क्लाइमेट ऑपोजिट हो जाता है। क्लाइमेट पूरे साल के अंदर जो डिवीजन आती है, गर्मियाँ, सर्दियाँ, गर्म आबो हवा, सर्द आबो हवा, हम उसको क्लाइमेट कहते हैं। फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो एक कैफियत मौसम की जाती है, दैट इज क्लाइमेट। अगर अब हम बात करें, द वेदर ऑफ लाहौर इज सनी बट द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज हॉट, ठीक है। क्लाइमेट क्या है, गर्म है, गर्म मरतूब है। तो यहाँ पर आपने गौर रखना है कि क्लाइमेट जो है वो जल्दी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता और वो जल्दी चेंज नहीं होता। जब तक गर्मियाँ चलेंगी हमारा क्लाइमेट जो है वो हॉट ही रहेगा। उसमें हो सकता है किसी दिन बारिश हो रही हो, किसी दिन सूरज निकल आए और किसी दिन
क्लाउड्स आ जाएं, बादल आ जाए। सो वेदर जो है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन क्लाइमेट जो है वो क्या रहेगा, हॉट ही रहेगा। अब इसको पढ़ें ताकि आपको समझ आए। वेदर इज द होल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ये बेटा आपके पेज नंबर 29 पर है, ठीक है, इसको देखिए। वेदर इज द होल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड, एयर ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, रेन एंड स्नो ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। वो कहते हैं, अब हम इसको देखेंगे कि ये क्या है। बेसिकली वेदर किसी भी इलाके के अंदर मौजूद जो है होल कंडीशन, आप बता रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, यानी कि कितना प्रेशर जो आ रहा है, कितना जो है वो उसको कहेंगे आपके टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। फिर विंड स्पीड, हवा कितनी तेज़ चल रही है, कि हवा चल रही है, हवा नहीं चल रही है। एयर ह्यूमिडिटी, हवा में नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, नमी को, ठीक है। आपकी अगर एयर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाए, हम कहते हैं हब्स हुआ है, ठीक है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो फीलिंग आ रही है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, हालांकि सूरज निकला हुआ होता है लेकिन डेली आपको इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही होती। तो उसमें यह होता है कि आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर पानी, नमी जो है वो वाटर वेपर्स की तादाद ज़्यादा हो गई है। फिर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बेटा किसी भी तरह की आपकी रेन, स्नो, हेल, यानी कि आसमान से, बादलों से जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है उसमें पानी किसी भी शक्ल के अंदर नीचे आ रहा है, चाहे वो जमा हुआ आ रहा है, वो पानी पिघला हुआ आ रहा है, वो जो है वो आपकी प्रेसिपिटेशन कहलाती है। स्लीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी प्रेसिपिटेशन में आती हैं। बारिश, बर्फ़बारी, वो उसको क्या कहेंगे, ओले पड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये बेसिकली आपकी किसके अंदर आ रही हैं, आपकी प्रेसिपिटेशन में आ रही हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम, यानी ये सारी चीज़ें किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, ख़ास इलाके की एक ख़ास टाइम के अंदर जो होती है वो क्या कहलाती है, वेदर कहलाती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। वेदर चेंजेस विद टाइम व्हाइल द क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस दैट परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जो आपका वेदर है वो टाइम के साथ बदल जाता है, लेकिन जो आपका क्लाइमेट है उसको हम एवरेज रखते हैं, यानी कि 6 महीने के अंदर आपके उस इलाके के अंदर अगर 6 महीने में से हम एवरेज निकालते हैं जी कि 6 महीने में से 5 महीने बारिश हुई है, तो हम उसका क्लाइमेट क्या बताएंगे कि यहाँ पे बेसिकली क्लाइमेट क्या है, वो हम उसको कहेंगे इट्स अ रेनी क्लाइमेट, या आप उसको कह देंगे कि हाँ ये जो है वो बरसात वाला मौसम चल रहा है, ठीक है, वो वाली आप कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ पे वो आपका लॉन्ग टाइम पीरियड में जा रहा है, वो आपका शॉर्ट टाइम पीरियड में आप उसको क्लाइमेट को मैयर नहीं कर सकते। द ओनली डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज दैट वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ सम प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम while the climate is the atmospheric condition of particular place during a long time। यानी कि बात सेम ही है, एक का जो टाइम है और प्लेस है वो शॉर्ट है, यानी आप एक ख़ास इलाके का ख़ास टाइम पीरियड के अंदर मौसम देख रहे हैं, दैट इज़ वेदर, और फिर आप दूसरे में ओवरऑल एक इलाके को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए या पूरे साल का या 6 महीने का अगर आप मौसम देख रहे हैं, दैट इज़ क्लाइमेट। आई होप यहाँ पे आपको क्लाइमेट और वेदर जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटा हमारा आ जाता है क्लाइमेट चेंज ओवर द अर्थ सरफेस। क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, हमने क्लाइमेट और वेदर तो पढ़ लिया, इसके अंदर जो चेंज आ रहा है, तब्दीली आती है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, ये क्यों है, ये किस वजह से है। द एटमॉस्फेयर चेंज ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। Human make roads, buildings and dams to fulfill their needs. In 2009, an international conference was held in Copenhagen, capital of Denmark. On the conference, many decisions were taken in conference to reduce the release of carbon dioxide to control the trend of increasing temperature of Earth. क्लाइमेट में चेंज इस वजह से आया, अगर मैंने आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर ज़रा दिमाग में वापस लेकर आएँ, तो हमने डिटेल में पढ़ा था कि पोल्यूशन जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में इंक्रीज़ करती है और उससे आपकी ओजोन लेयर डैमेज होती है। इसी तरीके को वो, और सारा काम हो कहाँ रहा है, आपकी ज़मीन के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर आप जो है वो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। आपने सड़कें बना ली, आपने डैम्स बना लिए, आपने बिल्डिंग्स बनाई, आपने दरख्त काट दिए, ठीक है, आपने ग्रीनरी ख़त्म कर दी, आपने नेचुरल जो एक हैबिटाट था
उसको ख़त्म करके आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर जो है वो पत्थर सीमेंट भर दिया, जिसकी वजह से आपकी एटमॉस्फेयर फ़ज़ा के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली आपकी एटमॉस्फेयर चेंज हो रही है। जिसके मैंने आपको कहा था कि आपके बड़ों से अगर आप पूछें, आपके घर में दादा दादी नाना नानी होंगे तो वो आपको बताएंगे कि पहले वक्त में इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब हमें बहुत गर्मी लगती है। तो वजह यही है कि उस वक़्त की ह्यूमन एक्टिविटीज़ में और अब की ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अब हम लोगों के यहाँ आस पास आप देखें कि ग्रीनरी किस कदर कम हो गई है। हमने अपने खेत वगैरह जंगलात वगैरह ख़त्म करके वहाँ पर भी बिल्डिंग्स बना ली हैं अपने घर के लिए, उनको जो है वो सोसाइटीज़ बना ली हैं। अब लाहौर के सबर्ब्स के अंदर भी आप देखें, सबर्ब यानी लाहौर पहले छोटा सा होता था, अब आप फैलते जाएं, जहाँ पर कभी खेत हुआ करते थे अब वहाँ पे आपकी छोटी छोटी बड़ी लेविश किस्म की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जहाँ पे आपको हर तरह की सहूलत तो मैसर है, लेकिन वो आपकी गर्मी की शिद्दत को कम करने में आपकी कोई हेल्प आउट नहीं करती हैं, बल्कि आपके लिए वो एक छोटे छोटे से आपके लिए ब्लॉक्स बन गए हैं, जिसके अंदर आप बंद हो जाएंगे सर्दियों में हीटर्स लगा के और गर्मियों में आप एयर कंडीशन करके। तो नेचुरल जो आपने एक हैबिटाट है अपना, उसको ख़त्म कर दिया है। इसी से रिलेटेड कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का कैपिटल है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो इश्यूज़ आ रहे हैं उससे रिलेटेड, और वहाँ पे बहुत से मुल्कों ने उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की और वहाँ पर अपने अपने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, और वहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि अब हम कुछ इस तरह के स्टेप्स लेंगे कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम एटमॉस्फेयर में कम कर सकें, ताकि हमारे लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए ये अर्थ, ये प्लैनेट जो है वो सर्वाइवल का ज़रिया बना रहे। ये ना हो कि हम जितना अभी सफ़र कर रहे हैं और अगर हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी ही रहेंगी तो आने वाली आवाम या हमारी आने वाली जनरेशन है वो और ज़्यादा बीमारियों से सफ़र करेगी। तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, और उस कंट्रोल को करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो उसमें इंक्रीज़ है और बढ़ता रैपिड इंक्रीज़, तेज़ी से बढ़ता हुआ इंक्रीज़ है, वो हमारे लिए डेंजरस होता जा रहा है। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ इस तरह के इक़दाम करने होंगे कि हम कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करें, कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस की बर्निंग को कंट्रोल करें, उसके लिए कोई और दूसरे जो हैं वो तरीक़ाकार इख्तियार करें जिससे हमारे एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो कंट्रोल हो सकें। इसके अंदर वो कहते हैं CO2 एंड अदर गैसेस अब्जॉर्ब द हीट कमिंग फ्रॉम द अर्थ, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ हार्मफुल फॉर लाइफ। ठीक है, इन दिस वे द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड एंड इट इज़ चेंजिंग, क्योंकि ज़मीन से जब कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर्स ऊपर जाते हैं तो वो बेसिकली उसके अंदर लॉक हो जाता है और वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि जब ज़मीन से कोई भी बुखारात ऊपर जाएंगे तो वो वापस ज़मीन पर आने हैं, इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो वजह यही हो जाती है कि हमारी अपनी ही एक्टिविटीज़ तो दोबारा हमारे सर के ऊपर पड़ती हैं और वो हमें ज़्यादा बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं इन वेरी हार्मफुल वे। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो ये आपका क्लाइमेट के अंदर चेंज है और जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ है, इट इज़ ड्यू टू ऑल आर एक्टिविटीज़ जो कि आपको रिजल्ट कर रही है इन चेंज ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, ये है जी वजह क्लाइमेट के अंदर चेंज की। फिर वो कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर है। सिग्निफिकेंस मीन्स फ़ायदा। ठीक है, फ़ायदा क्या है ओजोन लेयर का, ये हमने डिटेल में देखा था कि आपकी जो ओजोन लेयर है वो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ज़मीन पर आने से रोकती है। अल्ट्रा वायलेट रेज़ की ज़मीन पर आने से स्किन कैंसर या आई डिजीज़ होने का ख़तरा होता है, और अगर ज़मीन के ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर में ओजोन की जो लेयर है उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है तो वो भी नेचुरल लाइफ के लिए, आपकी ह्यूमन लाइफ के लिए जो है वो हार्मफुल है, उसके बुरे असरात हमारी ज़िंदगी पे पड़ते हैं। इसीलिए अब हम ज़्यादा डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं कि हमारे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हमें सांस की और बहुत सी स्किन के मसाइल जो हैं और डिजीज़ हमें देखने में आती हैं, और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पर ओजोन लेयर डैमेज है वहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो स्किन एलर्जीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आता है कि उनको स्किन की एलर्जी बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर आती है आपकी कॉजेज़ ऑफ ओजोन डेप्लेशन। डेप्लेशन मीन्स ख़राब होना। ओजोन लेयर ख़राब क्यों होती है? इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्राम सैटेलाइट हेल्प्स अस इन स्टडिंग ओजोन गैस। वो कहते हैं कि अगर हम सैटेलाइट्स जो हमने एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो साइंटिस्ट ने अपनी सैटेलाइट्स लगाई हुई हैं वो हमें मदद करती हैं ओजोन लेयर को पढ़ने में।
ठीक है, उसको जानने में, उसके बारे में इल्म हासिल करने में, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थिन हो गई है। यानी उसकी जो लेयर, अगर कहीं पे लेयर इतनी है तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उसकी जो लेयर है वो थिन हो गई है, ठीक है। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो सुराख भी हो गया हुआ है और वहाँ से जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो सन की डायरेक्ट पहुँचती हैं। तो वो क्या वजह है, ये आप पिक्चर्स अगर गौर करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बनी हुई हैं कि हमारी ये जो क्लेंस हैं, ठीक है, यहाँ पे आप जो ईंटें बनाने के जो भट्टे होते हैं वहाँ से धुआं निकलता है, वो भी इसको डैमेज करता है। फिर इसके अलावा आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, वो धुआं जो निकालती हैं वो भी आपके ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं। गाड़ियों का धुआं, फिर आपकी CFC गैसेस जो हैं ये बेसिकली क्लोरोफ्लोरो जो हैं वो क्लोरोफ्लोरो गैसेस आती हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो और कार्बन गैस है, ठीक है, ये इसके अंदर CFC गैस है। फिर आपकी आती है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, आप जंगलात काट देते हैं और उसके अंदर आग लगा देते हैं, उससे भी आपकी ओजोन लेयर डैमेज होती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो आपकी ओजोन गैस है CFC गैस विच इज़ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कार्बन जो है वो बेसिकली आपका जो है CFC, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो एंड C फॉर कार्बन, CFC गैसेस, ये आपकी जो हैं वो बेसिकली आपकी जो रिडक्शन ऑफ ओजोन है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा अमल दखल शो कर रही हैं, क्योंकि इसमें फ्लोरीन और कार्बन के एटम बहुत ज़्यादा होती हैं। दिस मिक्सचर जो है एंटर्स इन एटमॉस्फेयर विच ब्रेक्स द ओजोन गैस, ये ओजोन गैस को ब्रेक करता है और वहाँ से आपकी ओजोन लेयर जो है वो थिन हो जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग ओजोन गैस, ऑब्वियसली आपकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं जितनी मैंने अभी आपको ये सारी दिखाई हैं, देखें ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं जो कि आपकी ओजोन गैस को डैमेज कर रही हैं। CFC इज़ यूज टू कीप रेफ्रिजरेटर कूल एंड डिफरेंट स्प्रेज, हम जो डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा आपके फ्रिज के अंदर जो गैस जो फ्रिज को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है वो CFC गैस होती है। इसके अलावा एयर फ्रेशनर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी वो CFC गैस शामिल होती है। सो CFC इज़ रिलीज फ्रॉम सच इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्ट्रॉय ओजोन, और हमारा इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा हो गया इन चीज़ों में जो कि आपकी ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। इसका बस हमारा एक टॉपिक रह गया, दैट इज़ मेजर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर बाकी कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकती हैं। इसके अलावा आपका ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो कवर हो गया है। शॉर्ट क्वेश्चंस अपने सारे अब इसके अंदर जो है वो लेके आए। मज़ीद इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और चैप्टर नंबर 4 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हमने स्टार्ट करना है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ एंड साउंड। अल्लाह हाफ़िज़।